नमस्कार दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेज के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हमने ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। हमने देखा कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको हमने 4 प्रकार से वर्गीकृत करके उन सब प्रकारों के बारे में लास्ट की क्लास के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली के बारे में बात करेंगे कि आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो नो लोड और फुल लोड की स्थिति में किस प्रकार से कार्य करता है। अर्थात जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई लोड नहीं जुड़ा होता है, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है, किस प्रकार से वो काम करता है, और जब ट्रांसफार्मर के ऊपर हम फुल लोड लगाते हैं उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर किस प्रकार से काम करता है, इनके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? तो आज का हमारा टॉपिक है नो लोड, क्या नो लोड एंड फुल लोड। फुल लोड पर क्या है? ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। तो नो लोड और फुल लोड पर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली आज के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करें कि नो लोड। तो नो लोड का मतलब क्या होता है? ये आपके ट्रांसफार्मर की कोई कोर है। ये क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की क्या है? कोर है। इस ट्रांसफार्मर की कोर के ऊपर क्या लगाते हैं हम? वाइंडिंग लगाते हैं। ये मैंने वाइंडिंग लगाई इसके ऊपर। एक वाइंडिंग इस कोर पे इस तरफ लगी होती है, ये। इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, देखिए, क्योंकि ये कोर हमको बड़ी बनानी पड़ेगी समझाने के लिए। तो देखिए ये ट्रांसफार्मर की क्या है? कोर है। थोड़ा बड़ी कोर बनाता हूं। क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर। अब इस कोर के ऊपर क्या लगाएंगे? तो इस कोर के ऊपर मैंने लगा दी वाइंडिंग। इधर से इस वाइंडिंग को मैंने क्या किया? सप्लाई के साथ जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ दिया इस वाइंडिंग को मैंने? सप्लाई के साथ। तो बताइए, जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई के साथ जोड़ते हैं ट्रांसफार्मर की, वो वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? तो ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये तो ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी? प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी, यानी कि प्राथमिक कुंडली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राथमिक कुंडली। ठीक है, इस इधर जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, इधर ये वाली जो वाइंडिंग जिसको अपन लोड के साथ जोड़ेंगे वो ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग होगी? आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैंने इस वाइंडिंग के ऊपर कोई भी लोड नहीं लगा रखा है। जब इस वाइंडिंग के ऊपर हम लोड को संयोजित नहीं करेंगे तो ये वाइंडिंग क्या रहेगी? आपके नो लोड की कंडीशन में रहेगी। कौन सी में रहेगी? नो लोड की कंडीशन में। तो ये क्या है? आपका ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। अब सही दिख रहा है? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपन कौन सी कंडीशन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन नो लोड की स्थिति में। कौन सी स्थिति में? नो लोड की स्थिति में आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में हमने ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, उधर की अगर प्राइमरी वाइंडिंग है तो इधर की कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी? आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी? सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या को क्या मानूं? N2, और प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या है? N1 है। क्या है? N1। अब मैं क्या करूंगा? जैसे ही इस प्राइमरी वाइंडिंग को मैं यहां से एसी वोल्टेज दूंगा, तो उस वोल्टेज के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर क्या बहेगी? धारा। इस ट्रांसफार्मर के अंदर एक धारा बहेगी जिसे मैं प्रदर्शित करूंगा I से। ठीक है, या फिर इस धारा को हम लिख सकते हैं I0 से। किससे लिख सकते हैं? I0। वो समझाऊंगा कि I0 क्यों लिखा है। अब जैसे इस वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो इस धारा के कारण इस वाइंडिंग के अंदर क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र आएगा या चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? इस कोर के माध्यम से इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा। तो इस I0 धारा के कारण क्या हुआ?
इस ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर क्या है, एक फ्लक्स आया, और ये जो फ्लक्स है वो जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा तो इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। अब ये जो फ्लक्स आया है, इस फ्लक्स को मैंने लिखा है फाई से। किससे लिखा है, फाई। तो फाई क्या हो गया आपका, इस ट्रांसफार्मर का मुख्य फ्लक्स हो गया। मुख्य फ्लक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फ्लक्स इस प्राइमरी वाइंडिंग की धारा के कारण आ रहा है, इस कारण इस फ्लक्स को मैं क्या बोलूंगा, मुख्य फ्लक्स। अब ये फ्लक्स जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा तो क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा, और उस विद्युत वाहक बल को अपन क्या बोलेंगे, E2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, E2। अब विद्युत वाहक बल का मान डिपेंड करेगा इसकी फेरों की संख्या पर और इस फ्लक्स के मान पर। जितना ज्यादा इस वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, उतना ज्यादा इस वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इस वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका मान इस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या और कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के ऊपर निर्भर करता है। अब हमने ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उस पर इसको ओपन सर्किट कर रखा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी लोड नहीं लगा रखा है, तो ये क्या रहेगी, नो लोड की अवस्था में रहेगी। इस कंडीशन में इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी I2, उस I2 धारा का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर पे हमने लोड नहीं लगा रखा है। अब वाइंडिंग यहाँ से ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, 0। तो नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, 0। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न होने वाले फ्लक्स का मान भी क्या रहेगा, 0। इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उसका मान भी क्या रहेगा, 0, क्योंकि किसी भी वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स कब आता है, जब उस वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होती है। अब इस वाइंडिंग के सिरों पर वोल्टेज तो है इस वाइंडिंग के सिरों पर, लेकिन यहाँ पर ओपन सर्किट होने के कारण इस वोल्टेज के कारण इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या रहता है, 0। जब धारा का मान 0 रहेगा तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न होने वाले फ्लक्स का मान भी क्या रहेगा, 0। इस कंडीशन में इस ट्रांसफार्मर के अंदर केवल एक ही फ्लक्स होगा, और वो फ्लक्स कौन सी धारा के कारण होगा, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के कारण होगा। तो इस फ्लक्स को अपन बोलते हैं अपना मुख्य फ्लक्स। तो यहाँ पर ये जो फाई है, ये फाई बराबर क्या है, तो ये फाई है आपका मुख्य फ्लक्स। क्या है, आपका मुख्य फ्लक्स है। अब ये जो धारा बह रही है, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई भी लोड नहीं लगा हुआ हो, सेकेंडरी वाइंडिंग नो लोड की अवस्था में होती है, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा को हम कहते हैं नो लोड धारा। उस धारा को हम क्या कहेंगे, नो लोड धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, नो लोड धारा। तो यहाँ पर I0 बराबर क्या हो जाएगी, तो I0 बराबर होगी नो लोड धारा। क्या होगी, नो लोड धारा। अब नो लोड धारा समझ में आई, कब होती है, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई भी लोड नहीं लगा होता है। उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो बहने वाली धारा है उसका मान, उसको अपन कौन सी धारा कहते हैं, नो लोड धारा कहते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर नो लोड की अवस्था में ही अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब हमसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये जो नो लोड धारा है इसका मान कितना होता है। तो देखिए, नो लोड धारा है उसका मान फुल लोड धारा का, क्या, फुल लोड धारा का कितना होता है, तो नो लोड धारा का मान फुल लोड धारा का 2% से 5% होता है। कितना होता है आपका, 2% से 5% तक होता है। यानी कि इस कंडीशन में जब ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग नो लोड की कंडीशन में, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो धारा बहेगी उसका मान 2% से 5% होगा। किसका, फुल लोड धारा का। अर्थात नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम। अब धारा का मान बहुत कम है तो इस धारा के कारण जो अपन हानि होती है किसी भी वाइंडिंग के अंदर, विद्युत धारा और प्रतिरोध के कारण जो हानि होती है उस हानि को क्या कहते हैं अपन, I² हानि। और इस I² हानि को ही अपन क्या कहते हैं, ताम्र हानि कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, ताम्र हानि। तो देखिए, नो लोड की कंडीशन में, अर्थात जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई भी लोड नहीं होता है,
उस कंडीशन में नो लोड धारा का मान बहुत कम होता है, 2% से 5% होता है। उस कंडीशन में अपन इस ताम्र हानि का मान कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0। लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर एक हानि होती है और वो हानि होती है लो हानि। इस लो हानि को हम क्रोड हानि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड हानि। अब ये लो हानि या क्रोड हानि है वो इस ट्रांसफार्मर की ये जो कोर है इसके अंदर होती है। इसको अपन लो हानि भी बोलते हैं। ये हानि आपके दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी भंवर धारा हानि। क्या होती है, भंवर धारा हानि। और दूसरी होती है आपकी हिस्टैरिसीस हानि। क्या होती है, हिस्टैरिसीस हानि। अब क्या होता है, नो लोड की कंडीशन में जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है उस समय देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग में तो धारा का मान 0, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर तो होने वाली ताम्र हानि का मान तो क्या होगा, 0 ही होगा। प्राइमरी वाइंडिंग में अगर कोई ताम्र हानि होगी तो भी क्या उसमें करंट का मान बहुत कम है, तो ताम्र हानि बिल्कुल नगण्य के बराबर होगी। इस कारण ताम्र हानि को तो क्या मान लिया, 0। लेकिन इस कोर के अंदर क्या होती है, आपके भंवर धारा और हिस्टैरिसीस हानि विद्यमान होती है। तो जब ट्रांसफार्मर नो लोड की अवस्था में होता है तो उस स्थिति में ट्रांसफार्मर पर केवल कौन सी हानि होती है, उस स्थिति पर ट्रांसफार्मर में केवल लो हानि और क्रोड हानि होती है। कौन सी हानि होती है, लो हानि बोल सकते हो, और इस लो हानि का दूसरा नाम क्या है, आपकी क्रोड हानि। तो नो लोड की अवस्था में ट्रांसफार्मर के अंदर केवल एक ही हानि होती है और वो हानि कौन सी है, आपकी लो हानि होती है, या फिर इसे हम क्रोड हानि भी कहते हैं। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो नो लोड धारा प्रवाहित हो रही है उसका क्या क्या कार्य है। ये नो लोड धारा इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या कार्य करती है। तो देखिए नो लोड की कंडीशन में ये प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो नो लोड धारा प्रवाहित हो रही है वो इस ट्रांसफार्मर के अंदर दो काम करती है। कितने काम करती है, दो। एक काम तो क्या कर रही है, इस ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर एक तो भंवर धारा हो रही है और एक हिस्टैरिसीस धारा हो रही है। इन दोनों धाराओं को, इन दोनों हानियों को क्या करती है, इन दोनों हानियों को सप्लाई देने का काम करती है। इन दोनों हानियों को क्या करती है, सप्लाई देती है। कौन देती है सप्लाई, नो लोड करंट। तो नो लोड करंट क्या करती है, जब ट्रांसफार्मर नो लोड की अवस्था में होता है तब ये नो लोड करंट इस ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाली भंवर धारा और हिस्टैरिसीस हानि, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं क्रोड हानि, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं लो हानि। लो हानि, क्रोड हानि या भंवर धारा और जो हिस्टैरिसीस हानि होती है उसको क्या करती है, सप्लाई देने का काम करती है, सप्लाई प्रदान करती है। तो पहला काम समझ में आया कि नो लोड करंट है वो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या कार्य करती है। तो ये जो दो लोहा हानि, क्रोड हानि और भंवर धारा और हिस्टैरिसीस हानियां हो रही है ये एक ही है, कंफ्यूज मत होना। लो हानि को ही क्रोड हानि बोल रहे हैं। क्रोड हानि क्या होती है, भंवर धारा और हिस्टैरिसीस हानियों से मिलकर बनी होती है। तो इसको सप्लाई देने का काम कौन करती है, आपकी नो लोड करंट होती है। तो एक काम तो समझ में आ गया। दूसरा क्या काम कर रही है, देखिए इस करंट के कारण इस कोर के अंदर क्या पैदा हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स। इसके कारण ही तो आया, I0 के कारण ही तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्य चुंबकीय फ्लक्स आया है। तो दूसरा काम क्या है, नो लोड करंट है वो ट्रांसफार्मर की कोर को चुंबकित करने का काम करती है, यानी कि ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम करती है। तो नो लोड करंट के केवल दो काम है, एक तो ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना, और दूसरा ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर जो लो हानि या क्रोड हानि हो रही है उस क्रोड हानि को सप्लाई देने का काम किसका होता है, नो लोड करंट का होता है। अब नो लोड की अवस्था में जो करंट प्रवाहित हो रही है उस करंट के कारण जो फ्लक्स आता है उसको अपन बोलते हैं मुख्य फ्लक्स। क्या होता है, मुख्य फ्लक्स। तो अभी तो इस ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर केवल I0 के कारण ही फ्लक्स पैदा हुआ है। उस I0 के कारण जो फ्लक्स पैदा हुआ है वो क्या है, आपका मुख्य फ्लक्स है। तो ये तो हुआ जब ट्रांसफार्मर आपके नो लोड की स्थिति में होता है, तो उस ट्रांसफार्मर के अंदर ताम्र हानि का मान 0 होता है। उस स्थिति के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है वो नो लोड धारा होती है। ये नो लोड धारा का मान फुल लोड धारा का 2% से 5% तक होता है। ये नो लोड धारा है उसका दो काम का है, एक तो ये कोर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा करती है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दूसरा नो लोड धारा है वो ट्रांसफार्मर के अंदर लो हानि और भंवर धारा हानि को सप्लाई देने का काम करती है। तो नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली समझ में आई। ठीक है, तो मैं इसको आपको लिखवा देता हूं, ये नो लोड करंट के काम। इसको मिटा के मैं अच्छे से लिखवा देता हूं।
नो लोड की स्थिति में आप क्या लिखोगे, जब ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली पर लोड का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो उसे ट्रांसफॉर्मर की नो लोड अवस्था ट्रांसफॉर्मर की नो लोड अवस्था कहते हैं। तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड का मान जीरो है, उस समय ट्रांसफॉर्मर की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, आपकी नो लोड अवस्था। फिर क्या लिखोगे, नो लोड अवस्था में ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा I2 बराबर क्या होता है, जीरो होता है। नो लोड की अवस्था में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, जीरो। फिर आप क्या क्या लिखोगे, नो लोड की अवस्था में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I0 को नो लोड विद्युत धारा कहते हैं। नो लोड विद्युत धारा कहते हैं। तो जब नो लोड की अवस्था में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस विद्युत धारा को अपन क्या कहते हैं, नो लोड विद्युत धारा। आगे क्या लिखोगे, नो लोड विद्युत धारा का मान फुल लोड विद्युत धारा का फुल लोड विद्युत धारा का 2% से 5% होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नो लोड विद्युत धारा का मान कितना होता है, 2% से कितना होता है आपका, 5% होता है। फिर आगे क्या लिखोगे, ये नो लोड विद्युत धारा के कार्य लिखने हैं कि नो लोड विद्युत धारा आपका क्या काम कर रही है। तो मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, मिटा दूं। देखिए आगे लिखोगे आप, नो लोड विद्युत धारा ट्रांसफॉर्मर में दो कार्य करती है। नो लोड विद्युत धारा ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितने कार्य करती है, दो। पहला तो क्या काम है, ये पहला है ट्रांसफॉर्मर की कोर को चुंबकित करने का, ट्रांसफॉर्मर की कोर है उसको चुंबकित करने का कार्य करती है। अर्थात ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर क्या पैदा करती है, ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है या चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करती है। क्योंकि इस I0 के कारण ही इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या पैदा हुआ है, फाई, और इस फाई को ही हमने ट्रांसफार्मर का कौन सा फ्लक्स बोला है, मुख्य फ्लक्स बोला है। दूसरा क्या लिखोगे, नो लोड करंट ट्रांसफार्मर में लोहे हानि या क्रोड हानि को सप्लाई देने का
कार्य करती है। अर्थात ये जो लो हानि और क्रोड हानि हो रही है ना, इसको कंपनसेट करने के लिए इसको सप्लाई देने का काम कौन कर रही है? आपकी नो लोड करंट कर रही है। तो दोनों आप इसके कार्य याद रखोगे कि नो लोड करंट है उसका क्या कार्य होता है, नो लोड करंट कब बहती है और इसका मान कितना होता है। तो नो लोड करंट का मान बहुत कम होता है। इस कारण क्या होता है, आप ये भी लिख लो, नो लोड की अवस्था में क्या, नो लोड की नो लोड की अवस्था में ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि यानी कि इसको आई स्क्वायर हानि भी कहते हैं। ताम्र हानि का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो ये तो होगी ट्रांसफार्मर की नो लोड की अवस्था में कार्य प्रणाली, कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड अवस्था में होता है तो किस प्रकार से कार्य करता है। चीजें समझ में आई। अब अपन क्या करेंगे, अब इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को अपन शॉर्ट सर्किट करेंगे, अर्थात इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्या लगाएंगे? लोड। अब जैसे मैं ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड लगाऊंगा तो इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या प्रवाहित होगी? धारा। तो देखिए अब इसको मिटा दूं मैं। अब देखते हैं अपन ट्रांसफार्मर कौन सी अवस्था में, तो अब हम देखेंगे ट्रांसफार्मर की फुल लोड अवस्था में कार्य प्रणाली। क्या? ट्रांसफार्मर की फुल लोड अवस्था में, कौन सी अवस्था में? फुल लोड अवस्था में कार्य प्रणाली। तो देखिए फुल लोड अवस्था के अंदर कार्य प्रणाली का मतलब क्या है कि अब मैं ये जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें पहले क्या लगा हुआ था? नो लोड था, कोई लोड नहीं लग रहा था। लेकिन अब मैंने यहां पर क्या लगा दिया? लोड लगा दिया। अर्थात इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को मैंने ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो मैंने ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्या लगा दिया? लोड। अब जैसे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड लगाऊंगा तो देखिए इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर पहले वोल्टेज था, कितना वोल्टेज था? E2 वोल्टेज था। लेकिन इस वोल्टेज के कारण पहले प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 था, क्योंकि वाइंडिंग के अंदर यहां पर परिपथ क्या हो रहा था? ओपन सर्किट हो रहा था। लेकिन अब यहां पर परिपथ क्या हो गया? पूरी तरह से बंद हो गया है। और जैसे ही परिपथ बंद होगा तो इस E2 वोल्टेज के कारण इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक धारा प्रवाहित होगी और उस धारा का मान कितना होगा? I2। अब इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या होने लग जाएगी? I2 धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी? I2 धारा। देखिए पहले तो केवल इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर ही धारा प्रवाहित हो रही थी और इस प्राइमरी वाइंडिंग की धारा के कारण केवल एक फ्लक्स था। लेकिन अब क्या हुआ? इसके साथ साथ इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी धारा प्रवाहित होने लग गई। अब बताइए, जब किसी भी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो उस कुंडली के अंदर भी क्या आएगा? चुंबकीय फ्लक्स आएगा। लेकिन यहां पर ये जो विद्युत धारा बह रही है ये क्या है? प्रेरित विद्युत धारा है। और ये जो नो लोड विद्युत धारा थी ये क्या थी? आरोपित विद्युत धारा। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हमेशा आरोपित विद्युत धारा के क्या होती है? विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसका मान इसके बराबर होगा, नहीं। इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो धारा है वो कितनी प्रवाहित होगी वो डिपेंड करेगी इस लोड के ऊपर। अगर लोड का मान ज्यादा होगा तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या होगा? ज्यादा। अगर लोड का मान कम होगा तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? कम। अगर लोड आपका बिल्कुल हटा दिया, नो लोड कर दिया, तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर ये जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लोड के ऊपर डिपेंड करती है। इस कारण ट्रांसफार्मर पे अपन कभी भी, ट्रांसफार्मर की रेटिंग है उसको किस में लिखते हैं अपन? वोल्ट इंटू एम्पियर में लिखते हैं। वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो धारा प्रवाहित करती है वो इस लोड के ऊपर डिपेंड करती है। लोड का मान जितना होगा उसके अनुसार इसके अंदर क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। जबकि इस डीसी सप्लाई के अंदर, कौन सी सप्लाई के अंदर? डीसी सप्लाई के अंदर जो विद्युत धारा है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? वोल्टेज। तो देखिए यहां पर वोल्टेज था, यहां पर भी वोल्टेज था, लेकिन लोड नहीं था तो धारा का मान क्या हो गया था? 0। तो अब इस लोड के कारण यहां पर एक धारा आएगी I2 धारा। इस I2 धारा की दिशा इस I0 धारा के क्या होगी? विपरीत होगी, क्योंकि ये धारा इस E2 वोल्टेज के कारण आई है और E2 वोल्टेज क्या है? आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस आरोपित विद्युत वाहक बल के क्या होती है? आपके विपरीत होती है।
जब इसकी दिशा विपरीत है तो इसके अंदर बहने वाली धारा की दिशा भी क्या होगी, विपरीत। अब इस धारा के कारण एक फ्लक्स आएगा इस वाइंडिंग के अंदर, इस I2 धारा के कारण क्या आएगा, एक फ्लक्स आएगा और उस फ्लक्स को मैं लिख देता हूं क्या, φ2। लेकिन ये जो φ2 फ्लक्स जो आएगा उसकी दिशा इस मुख्य फ्लक्स के क्या होगी, विपरीत होगी, क्योंकि धारा की दिशा विपरीत है तो फ्लक्स की दिशा भी क्या होगी, विपरीत। तो इस कोर के अंदर एक फ्लक्स और आएगा। अब इस कोर के अंदर क्या हो गया, एक फ्लक्स और आएगा, और ये जो फ्लक्स आया है बताइए कौन सी वाइंडिंग के करंट के कारण आया है, तो ये फ्लक्स आएगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के कारण। किसके कारण आएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इस I2 धारा के कारण ये जो फ्लक्स पैदा हुआ है वो कौन सा फ्लक्स होगा, φ2। लेकिन ये जो φ2 फ्लक्स है ये कौन सा फ्लक्स है आपका, φ2 फ्लक्स है। यहाँ पे लिख देता हूं कौन सा फ्लक्स है, ये φ2। और ये वाला कौन सा फ्लक्स है, तो ये वाला फ्लक्स है मुख्य फ्लक्स। तो ये कौन सा फ्लक्स है आपका, φ। लेकिन इस φ की दिशा तो कैसे है, ये φ तो जा रहा है इधर, लेकिन ये φ2 कहां जाएगा आपका, इसकी विपरीत दिशा में जाएगा, क्योंकि ये प्रेरित विद्युत धारा के कारण आया है और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा आरोपित विद्युत वाहक बल के विपरीत होती है। अर्थात इस कोर के अंदर अब कितने फ्लक्स हो गए, दो फ्लक्स। एक तो है हमारा मुख्य फ्लक्स जो इस तरफ जा रहा है, एक है सेकेंडरी वाइंडिंग की इस विद्युत धारा के कारण आने वाला फ्लक्स φ2 जो इस तरफ आ रहा है। अब एक कोर के अंदर दो फ्लक्स है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा ये जो मुख्य फ्लक्स φ है इसके मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मुख्य फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि φ2 का फ्लक्स इस फ्लक्स के ऊपर प्रभाव डालेगा विपरीत दिशा में। अब दो फ्लक्स जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तो परिणामी फ्लक्स है उन दोनों के अंतर के बराबर होता है। तो इसका जो परिणामी फ्लक्स आएगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर आएगा। अर्थात मैं अगर रिजल्टेंट फ्लक्स देखूं φt बराबर क्या हो जाएगा, φ माइनस क्या हो जाएगा आपका, φ2 हो जाएगा। φ माइनस क्या हो जाएगा, φ2। पहले रिजल्टेंट कितना था, जब नो लोड की अवस्था में था तब तो φt का मान किसके बराबर था आपका, φ के बराबर था। नो लोड की अवस्था में तो φt का मान किसके बराबर था, φ के बराबर, क्योंकि नो लोड की कंडीशन में इस φ2 का मान कितना था, 0। लेकिन अब ट्रांसफार्मर की कोर पे मैंने क्या लगा दिया, लोड लगाया। लोड लगाने से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर धारा आई, इस धारा के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक फ्लक्स पैदा हुआ φ2। अब ये जो φ2 फ्लक्स है इसकी दिशा इस मेन फ्लक्स के विपरीत है, तो हमारा जो रिजल्टेंट परिणामी फ्लक्स होगा उस परिणामी फ्लक्स का मान क्या हो गया, कम हो गया। अब ट्रांसफार्मर क्या चाहता है, ये इस फ्लक्स के मान को हमेशा कांस्टेंट बनाए रखना चाहता है। किसके मान को, इस φt के मान को। ये इस φt के मान को क्या रखना चाहता है, कांस्टेंट बनाए रखना चाहता है। तो इसके मान को कांस्टेंट बनाए रखने के कारण, कांस्टेंट बनाए रखने के लिए क्या करेगा, जितना फ्लक्स इसमें कम हुआ है वो क्या करेगा, अब इस फ्लक्स के मान को वापस क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब फ्लक्स का मान कैसे बढ़ा सकता है, तो फ्लक्स का मान ऐसे बढ़ाएगा कि इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही थी पहले I0, अब इसमें क्या करेगा, और ज्यादा इस सप्लाई से क्या करेगा, और ज्यादा धारा क्या करेगा, ये प्रवाहित करेगा। अर्थात इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर एक धारा और प्रवाहित हो जाएगी, एक्स्ट्रा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। उस एक्स्ट्रा विद्युत धारा को मैं मान लेता हूं I2 डैश। क्या मान लेता हूं मैं, I2 डैश। पहले तो ट्रांसफार्मर के अंदर केवल कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, I0 प्रवाहित हो रही थी। लेकिन जैसे ही फ्लक्स का मान कम हुआ तो ट्रांसफार्मर इस फ्लक्स के मान में जो कमी हुई है उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, और इस फ्लक्स के मान में जो कमी हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए वो क्या करेगा, इस सप्लाई स्रोत से अतिरिक्त विद्युत धारा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। पहले I0 धारा प्रवाहित हो रही थी, तो अब इसके अंदर और एक्स्ट्रा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और वो विद्युत धारा कितनी होगी, I2 डैश होगी। कितनी होगी, I2 डैश। ये जो I2 डैश है, ये I2 डैश क्या है आपका, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या, प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित, प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित अतिरिक्त विद्युत धारा है। प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित क्या है आपका, अतिरिक्त विद्युत धारा। तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर अतिरिक्त विद्युत धारा क्यों प्रवाहित हुई है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग का मुख्य फ्लक्स है उसके मान में क्या हुई है, कमी। उस फ्लक्स की कमी को ये पूरी करना चाहता है, तो कैसे पूरी करेगा, ये धारा का मान ज्यादा धारा लेगा। अब ज्यादा धारा लेगा तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये जो I2 डैश धारा है ना, इस I2 डैश धारा का ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है I2, इन दोनों का मान एक दूसरे के क्या होता है, बराबर।
अर्थात ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में कितनी अतिरिक्त धारा बहेगी, वो धारा इसके ऊपर डिपेंड करेगी, कौन सी के ऊपर, सेकेंडरी वाइंडिंग में। जितनी धारा सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर बह रही है उतनी धारा ही ट्रांसफार्मर क्या करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग में अतिरिक्त धारा को लेगा। अर्थात ये जो अतिरिक्त धारा I2 डैश है इसका मान ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, बराबर। मान तो बराबर होता है लेकिन इन दोनों की जो दिशा होती है, इन दोनों की दिशा होगी वो क्या होगी, विपरीत होगी। क्यों विपरीत होगी, क्योंकि I2 डैश धारा तो क्या है, आपका आरोपित विद्युत वाहक बल के कारण प्रवाहित विद्युत धारा है। I2 डैश तो क्या है, आरोपित विद्युत वाहक बल के कारण प्रवाहित विद्युत धारा है। लेकिन ये जो I2 डैश धारा है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रवाहित विद्युत धारा है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो धारा होती है उसकी दिशा आरोपित विद्युत वाहक बल की दिशा के क्या होती है, विपरीत। तो दिशा विपरीत होगी लेकिन मान क्या होगा, बराबर। अब देखिए इस φ0 के कारण कौन सा फ्लक्स पैदा हुआ, φ। इस I2 के कारण कौन सा फ्लक्स पैदा हुआ, I2। लेकिन यहां पर ये अतिरिक्त करंट भी तो आ गई। इस अतिरिक्त करंट के कारण भी इस कोर के अंदर एक और चुंबकीय फ्लक्स आएगा, क्योंकि अब कितनी करंट हो गई यहाँ पे, तीन करंट के कारण कितने फ्लक्स होंगे आपके, 3। तो इस I2 डैश के कारण इस कोर के अंदर क्या आएगा, एक और चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। क्या इसके कारण इस कोर के अंदर क्या हो जाएगा, एक और चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाएगा। अब ये जो फ्लक्स पैदा हुआ है ये किसके कारण हुआ है, तो ये फ्लक्स पैदा हुआ है प्राइमरी वाइंडिंग की I2 डैश के कारण। तो इस फ्लक्स की जो दिशा होगी, हमारा ये जो मुख्य फ्लक्स है इसकी दिशा के क्या होगी, समान। अर्थात ये जो फ्लक्स आएगा वो कौन सा होगा, φ2 डैश होगा। अर्थात इस वाली वाइंडिंग के अंदर ये जो फ्लक्स आया है वो क्या होगा, φ2 डैश। अब देखिए ये φ2 डैश और ये φ, इन दोनों का मान क्या है, बराबर है। मान क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों के कारण करंट का मान बराबर है। करंट का मान बराबर है तो I2 के कारण कौन सा फ्लक्स आया था, φ2। I2 डैश के कारण कौन सा फ्लक्स आया है, φ2 डैश। अगर धारा का मान बराबर है तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, बराबर। लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत। देखिए φ2 डैश है वो कोर के अंदर इधर की तरफ से आ रहा है, φ2 डैश कोर के तरफ किस तरफ जा रहा है, इधर। लेकिन φ2 डैश कहां जा रहा है, इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है। φ2 डैश की दिशा क्या है, ऐसे है। तो इन दोनों का मान तो बराबर है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है, और दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो देखिए यहां पर अगर φ2 की दिशा को मैंने किस में लिया है, माइनस में, तो φ2 डैश की दिशा क्या होगी, प्लस में होगी। क्या होगी, फ्लक्स में। तो अब इस कोर के अंदर कितने फ्लक्स हो गए, टोटल 3 फ्लक्स हो गए। अब मेरे को रिजल्टेंट फ्लक्स निकालना है, तो देखिए φ माइनस φ2, अब एक फ्लक्स और आ गया इसके अंदर, प्लस का आ गया φ2 डैश। क्या आ गया, प्लस का φ2 डैश। अब मैं रिजल्टेंट फ्लक्स निकालूंगा, तो देखिए इन दोनों का मान एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो ये दोनों फ्लक्स, एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, और जब दोनों संख्या बराबर की हो, जिसमें एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो, तो दोनों संख्या एक दूसरे को क्या कर देती है, काट देती है। तो क्या सेकेंडरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स था φ2 डैश, उस φ2 डैश को ये प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग के फ्लक्स को प्राइमरी वाइंडिंग के फ्लक्स से कैंसिल कर देगा, तो अब ट्रांसफार्मर के अंदर केवल कौन सा फ्लक्स बच जाएगा, केवल φ बच जाएगा। अर्थात ट्रांसफार्मर के अंदर जो फ्लक्स के अंदर जो कमी हुई थी वो कमी वापस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात ट्रांसफार्मर के नो लोड की अवस्था में जितना फ्लक्स था, कितना, φ, अब लोड की अवस्था में भी फ्लक्स का मान कितना रह गया, φ रह गया। क्योंकि ट्रांसफार्मर ने क्या किया, उस फ्लक्स के मान में परिवर्तन करके उस फ्लक्स को वापस क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो ट्रांसफार्मर चाहे आपकी नो लोड की अवस्था में हो, चाहे आपका फुल लोड की अवस्था में हो, उस ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर फ्लक्स का मान हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है, हमेशा नियत रहता है। इस कारण ट्रांसफार्मर को अपन नियत फ्लक्स वाली युक्ति कहते हैं। कौन सी युक्ति कहते हैं, नियत फ्लक्स वाली युक्ति। बताइए चीजें समझ में आई। तो देखिए अब रिजल्टेंट फ्लक्स φt, रिजल्टेंट फ्लक्स φt का मान वापस किसके बराबर हो गया, φ के बराबर। और यही कंडीशन कौन सी कंडीशन में थी आपकी, नो लोड में, और यही कंडीशन कौन सी कंडीशन में आ गई आपकी, फुल लोड। तो नो लोड और फुल लोड दोनों ही कंडीशन में ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर फ्लक्स का मान क्या रहता है, निश्चित होता है। इस कारण ट्रांसफार्मर को अपन क्या कहते हैं, अपन कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस कहते हैं, यानी कि निश्चित फ्लक्स वाली युक्ति कहते हैं। तो ये क्या है, आपके ट्रांसफार्मर की फुल लोड कंडीशन पर ट्रांसफार्मर की क्या है, कार्य प्रणाली। समझ में आ गई। अब इसको मैं क्या करता हूं, आपको लिखवा देता हूं।
देखिए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड संयोजित करने पर उसमें I2 विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे लिखोगे I2 विद्युत धारा के कारण I2 विद्युत धारा के कारण ट्रांसफार्मर की कोर में Phi2 फ्लक्स उत्पन्न होता है। I2 धारा के कारण कौन सा फ्लक्स आ गया आपका? Phi2। क्या लिखोगे? Phi2 फ्लक्स की दिशा Phi2 फ्लक्स की दिशा मुख्य फ्लक्स कौन सा है आपका? तो मुख्य फ्लक्स फाई के विपरीत होती है। फाई के क्या होती है? आपके विपरीत होती है। तो Phi2 की दिशा है वो फाई के क्या होती है? आपके विपरीत। इससे ट्रांसफार्मर की कोर के मुख्य फ्लक्स का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मुख्य फ्लक्स का मान क्या हो जाता है? कम। फिर आगे लिखोगे इस फ्लक्स की कमी की पूर्ति करने के लिए इस फ्लक्स के अंदर जो कमी हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से अतिरिक्त विद्युत धारा कौन सी? I2 प्रवाहित करती है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग ने क्या की? अतिरिक्त धारा ली, क्योंकि मुख्य फ्लक्स का मान क्या हो गया? कम। और उस फ्लक्स के मान को ये क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। अब क्या होगा? आगे क्या लिखेंगे? हटा दो इसको। आगे क्या होगा? इस I2 के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में Phi2 फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसका मान सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स Phi2 के बराबर, मान तो क्या होता है? बराबर, लेकिन दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। दिशा क्या होती है? विपरीत। अब क्या करेगा? ये प्राइमरी वाइंडिंग का जो Phi2 फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के Phi2 को क्या कर देगा? निरस्त कर देगा। क्या कर देगा? निरस्त। जिससे ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर मुख्य फ्लक्स क्या रह जाएगा? आपका नियत बना रहेगा। क्या करेगा? प्राइमरी वाइंडिंग का Phi2 फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के Phi2 फ्लक्स को निरस्त कर देता है।
निरस्त कर देता है, जिससे जिससे ट्रांसफार्मर का मुख्य फ्लक्स, ट्रांसफार्मर का मुख्य फ्लक्स नियत बना रहता है। नियत यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर एक नियत फ्लक्स वाली, नियत फ्लक्स यानी कि कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स वाली युक्ति है। याद रखना, ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स का मान हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे नो लोड की स्थिति हो चाहे फुल लोड की स्थिति हो। तो बताइए, नो लोड और फुल लोड पर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली आपको समझ में आई? ठीक है, तो ये क्या था आपका ट्रांसफार्मर की नो लोड और फुल लोड पर क्या थी कार्य प्रणाली। एक बार और इसको अच्छे से पढ़ना, समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। जैसा जैसा हम काम कर रहे हैं वैसे वैसे हमको आगे बढ़ता चलना है कि लोड लगाएंगे तो ही सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होगी। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग पे लोड नहीं लगाएंगे तो धारा का मान 0 होगा। और फ्लक्स कब आएगा, जब उस वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होगी। वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो ही उस वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स आएगा, अन्यथा वाइंडिंग के अंदर कोई फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका नो लोड और फुल लोड पर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। अब हम क्या देखते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशंस का फॉर्मूला देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है। तो क्या, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि वोल्टता नियमन। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है, ये मैंने एक ट्रांसफार्मर की कोर बनाई, ये क्या है ट्रांसफार्मर की कोर, इसके ऊपर मैंने क्या लगा रखी है, वाइंडिंग लगा रखी है। इधर प्राइमरी वाइंडिंग है और इधर कौन सी वाइंडिंग है आपका, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब प्राइमरी वाइंडिंग को तो मैं क्या करूंगा, इस प्राइमरी वाइंडिंग को तो मैं जोड़ूंगा रेटेड वोल्टेज से। क्या, इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर हम क्या देंगे, तो इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर हम देंगे रेटेड वोल्टेज। मतलब इस प्राइमरी वाइंडिंग को जितने वोल्टेज के लिए, इस प्राइमरी वाइंडिंग को जितने वोल्टेज के लिए बनाया गया है उतना वोल्टेज इस प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर क्या कर देंगे, अपन आरोपित कर देंगे। अब जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर मैं वोल्टेज लगाऊंगा तो इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होगी, कुछ न कुछ धारा प्रवाहित होगी इस वोल्टेज के कारण। उस धारा के कारण इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या आएगा, फ्लक्स। अब ये फ्लक्स जब इस प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा, जब ये जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। अब सेकेंडरी वाइंडिंग पर ये जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है उस विद्युत वाहक बल को मैं क्या बोलूंगा, E2 बोलूंगा। अब ये जो वोल्टेज है प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ये जो E2 वोल्टेज है, E2 प्रेजेंट टाइम में क्या वोल्टेज लिखा मैंने, E2। इस E2 वोल्टेज को मैं क्या बोलूंगा, नो लोड वोल्टेज बोलूंगा। क्या बोलूंगा, नो लोड वोल्टेज, क्योंकि इस समय ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर हमने कोई भी लोड नहीं लगा रखा है। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई भी लोड नहीं लगा हो उस समय सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज क्या कहलाता है आपका, नो लोड वोल्टेज। और इसको अपन किससे लिखते हैं, E2 से लिखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या किया, अब मैंने ट्रांसफार्मर की इस वाइंडिंग पर मैंने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। अब जैसे ही लोड लगाऊंगा तो इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, वो धारा कौन सी होगी, I2। अब इस लोड के और इस वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण इस लोड के अंदर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। अब कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डिपेंड करेगा लोड के ऊपर। अगर लोड का मान ज्यादा तो वोल्टेज ड्रॉप का मान भी क्या होगा, ज्यादा। अब इस लोड के सिरों पर मेरे को जो वोल्टेज मिलेगा, जब मैंने ट्रांसफार्मर के सिरों पर क्या लगा दिया, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर मैंने लोड लगाया। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर जब मैंने लोड लगाया तो इस लोड के सिरों पर ये जो वोल्टेज होगा,
इस लोड के सिरों पर ये क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा आपका फुल लोड वोल्टेज। क्या कहलाएगा, फुल लोड वोल्टेज। तो दो V2 बराबर क्या होगा, तो V2 बराबर होगा आपका फुल लोड वोल्टेज। V2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, फुल लोड वोल्टेज। और ये क्या है आपका, E2 बराबर क्या है आपका, तो E2 बराबर है आपका नो लोड वोल्टेज। क्या है आपका, हिंदी में लिख देता हूं मैं, नो लोड वोल्टेज। तो E2 नो लोड वोल्टेज का मतलब समझ में आया, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर हमने कोई भी लोड नहीं लगा रखा है, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या कहलाएगा, नो लोड। और जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर हमने लोड लगा दिया, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की ये लोड के सिरों पर, अब यहाँ का वोल्टेज नहीं दे रखे हैं, अब कौन से सिरों का वोल्टेज दे रखे हैं, लोड के सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज कौन सा कहलाएगा, नो लोड वो सॉरी फुल लोड वोल्टेज कहलाएगा। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, फुल लोड वोल्टेज हो जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन से हम क्या पता करते हैं कि जब ट्रांसफार्मर को हम नो लोड से फुल लोड पर शिफ्ट करते हैं तो इसके अंदर जो वोल्टेज के अंदर जो गिरावट होती है वो कितना गिरावट हुआ, उस वोल्टेज के मान में कितना परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को हम या तो नो लोड के रेफरेंस में या फिर फुल लोड के रेफरेंस में हम क्या करते हैं, उसको ज्ञात करते हैं। भाई कितना परिवर्तन हुआ, जैसे मैंने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर मैंने लोड नहीं लगा रखा है, उस समय नो लोड वोल्टेज E2 का मान कितना था, 100 वोल्ट था। कितना था, 100 वोल्ट। जब इस ट्रांसफार्मर के इस सिरों पर मैंने कोई भी लोड नहीं लगाया, अर्थात नो लोड की कंडीशन में जो वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा, E2, और E2 का मान मैंने कितना मान लिया, 100 वोल्ट मान लिया। अब मैंने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। अब लोड के अंदर भी तो कुछ न कुछ वोल्टेज के अंदर कमी होगी, लोड के अंदर प्रतिरोध होता है, वो प्रतिरोध कुछ न कुछ वोल्टेज को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो अब हमको यहाँ पर ये जो लोड के सिरों पर जो वोल्टेज मिलेगा वो इस 100 वोल्ट से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्या मिलेगा, कम। अब मेरे को जो यहाँ पर V2 मिलेगा, जो फुल लोड वोल्टेज है वो कितना मिला, 90 वोल्ट मिला। कितना वोल्ट मिला, 90। तो देखिए वोल्टेज में कितना परिवर्तन हो गया, कौन सी वाइंडिंग का, सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज में कितना परिवर्तन हुआ, कब, जब उसको नो लोड से फुल लोड पर क्या किया, हमने शिफ्ट किया। तो जब ट्रांसफार्मर को हम नो लोड से फुल लोड पर शिफ्ट करते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज के मान में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को या तो नो लोड की रेफरेंस में या फुल लोड के रेफरेंस में जो हम मान ज्ञात करते हैं वही क्या कहलाता है, आपका वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखिए परिवर्तन कितना हो गया, पहले वोल्टेज 100 वोल्ट था, लोड लगाते ही वोल्टेज घटकर कितना हो गया, 90। तो वोल्टेज में कितना परिवर्तन हो गया आपका, 10 का परिवर्तन हुआ। ये 10 क्या हुआ आपका, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, किसके अंदर, लोड के अंदर। तो लोड के अंदर 10 का वोल्टेज ड्रॉप हुआ। अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ ना, इसको अपन किसके रेफरेंस में निकालेंगे, तो देखिए ज्यादातर जो बुक्स होती है उसके अंदर जो रेफरेंस लिया जाता है वो लिया जाता है फुल लोड वोल्टेज का, यानी कि V2 का। किसका लेते हैं अपन, V2। V2 मतलब क्या हो जाएगा आपका, 90। तो ज्यादातर बुक्स के अंदर तो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर 100 क्या है आपका, नो लोड का वोल्टेज है E2 माइनस फुल लोड का वोल्टेज कितना है आपका, V2 है, बटे 90 क्या है आपका, फुल लोड का वोल्टेज यानी कि V2। तो वोल्टेज रेगुलेशन गुणा क्या होता है आपका, 100। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा वो किसके अंदर आ जाएगा, परसेंटेज के अंदर। तो ज्यादातर बुक्स के अंदर ये जो वोल्टेज रेगुलेशन का यह फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन बराबर नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज गुणा क्या होता है आपका, 100 होता है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है पावर ट्रांसफार्मर के लिए। किसके अप्लाई लिए होता है, ये पावर ट्रांसफार्मर। अब पावर ट्रांसफार्मर के लिए ये फॉर्मूला क्यों होता है, तो पावर ट्रांसफार्मर या फिर इसको बोलते हैं कौन सा, एट लोड की कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड लगा हुआ है, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसका फॉर्मूला होगा E2 माइनस V2 बटे V2 गुणा 100। इसको अपन पावर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन या फिर लोड की कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन लेंगे, क्योंकि हमने नीचे जो रेफरेंस लिया है वो किसका वोल्टेज लिया है, हमने लोड का वोल्टेज लिया है, इस कारण इसको लोड की कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। लेकिन इसी फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिख दूं क्या,
E2 माइनस V2 बटे क्या लिख दूं मैं, E2 गुणा क्या लिख दूं 100। ये भी आपका वोल्टेज रेगुलेशन का ही फॉर्मूला है। ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन के एक फॉर्मूला नहीं होता, ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। अब ये जो फॉर्मूला मैंने माना है, ये कौन सी कंडीशन पे माना है, तो ये मैंने माना है नो लोड की कंडीशन में, क्योंकि नीचे जो मैंने वोल्टेज लिया है वो कब लिया है, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई लोड नहीं लगा होता। दूसरा, ये फॉर्मूला कौन से ट्रांसफार्मर के अंदर उपयोग होता है, तो ये फॉर्मूला उपयोग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर। किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर यदि मेरे को वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होगा E2 माइनस V2 बटे E2 गुना 100। चीजें समझ में आई। तो वोल्टेज रेगुलेशन का ज्यादातर जो फॉर्मूला ज्यादातर बुक्सों के अंदर जो सही माना गया है वो ये माना गया है, लेकिन कई एग्जाम्स के अंदर जब आप प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कई एग्जाम्स के अंदर आपको ये फॉर्मूला सही मिलेगा। मैंने यूथ पब्लिकेशन की जो किताब देखी है, कौन सी, यूथ पब्लिकेशंस की किताब, जिसके अंदर अपने इलेक्ट्रिकल के जितनी भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस एग्जाम्स के अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला सही माना गया है वो फॉर्मूला ये माना है। यूथ पब्लिकेशंस की आप नया वाला एडिशन देखोगे 24-25 वाला, चाहे पुराना एडिशन कोई सब देख लेना, उस पर जब हम वोल्टेज रेगुलेशंस का जब फॉर्मूला देखते हैं तो ये वाला फॉर्मूला उन्होंने सही माना है। जबकि हमारी आईटी किताब के अंदर, हमारी आईटीआई के अंदर या फिर हमारी निम्मी की जो किताबें हैं उनके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन का ये फॉर्मूला माना गया है। अब हम खुद कंफ्यूज है कि वोल्टेज रेगुलेशन का, अगर आप प्रीवियस एग्जाम्स जो जेई की एग्जाम में होती है उसके रेफरेंस में देखोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला सही माना जाएगा, उसमें नीचे नो लोड वोल्टेज आएगा। और अगर आप अपने आईटीआई लेवल के एग्जाम्स के देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला माना गया है। इसको अगर मैं दूसरा लिख दूं, देखो E2 को क्या बोला है अपन ने, नो लोड वोल्टेज बोला है ना। नो लोड वोल्टेज को मैं किससे लिख सकता हूँ, VNL से लिख सकता हूँ। फुल लोड वोल्टेज को मैं किससे लिख सकता हूँ, VFL से लिख सकता हूँ। तो इस फॉर्मूले को मैं अगर आपको दूसरी तरीके से लिखना चाहूँ तो वो भी बन जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या हो जाएगा, नो लोड वोल्टेज माइनस क्या हो जाएगा, फुल लोड वोल्टेज बटे क्या हो जाएगा आपका, फुल लोड वोल्टेज गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप ऊपर वाली तरीके से नहीं लिखकर इस वाले तरीके से भी लिख सकते हो। इस फॉर्मूले को ऐसे क्या लिख सकते हो, तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो क्या, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशंस बराबर हो जाएगा आपका क्या, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे हो जाएगा आपका नो लोड वोल्टेज गुणा हो जाएगा 100, गुणा क्या हो जाएगा आपका 100। चीजें समझ में आई। तो फॉर्मूले दोनों ही सही है लेकिन अलग अलग कंडीशन में सही है। ये फॉर्मूला आता है नो लोड की कंडीशन में या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, ये फॉर्मूला आता है आपका फुल लोड की कंडीशन में और कौन से, पावर ट्रांसफार्मर के लिए। तो हमारी जो अपने आईटीआई के लेवल की बुक्स हैं उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला सही मान गए, तो हम इस वाले फॉर्मूले से ही हमारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कौन सा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज गुणा क्या होगा 100। ये किसका फॉर्मूला है, आपका वोल्टेज रेगुलेशन का क्या होता है फॉर्मूला। चीजें समझ में आई कि वोल्टेज रेगुलेशन है उसका फॉर्मूला किस प्रकार से निकल के आता है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। एक बार तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को नो लोड की अवस्था में रखेंगे तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, नो लोड वोल्टेज E2। इसको अपन VNL से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, VNL। ऐसे फुल लोड पर वोल्टेज V2 या फिर क्या लिखेंगे, VFL लिखेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, ज्यादा इसको सही मान के चलेंगे, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला भी सही होता है, कई बुक्सों के अंदर इस वाले फॉर्मूले को सही माना गया है। आप यूथ पब्लिकेशंस की आप बुक से आप यदि सवाल सोल्व करोगे ना तो उसके अंदर देखना ये वाले फॉर्मूले सही माने गए, ठीक है। अब आता है कि वोल्टेज रेगुलेशंस है उसके मान कितने कितने होते हैं और कौन कौन से। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन है उसका मान इस लोड के ऊपर डिपेंड करता है। हमने जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो लोड लगाया है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वोल्टेज रेगुलेशंस का मान प्लस में होगा या वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होगा, माइनस में। अगर ये लोड कौन सा है आपका, इंडक्टिव लोड है। कौन सा लोड है आपका, इंडक्टिव लोड है। कौन सा है, इंडक्टिव लोड। और हम जानते हैं इंडक्टिव लोड के अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो कौन सा होता है आपका, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। कौन सा होता है आपका, लैगिंग। लैगिंग का मतलब होता है पश्चगामी शक्ति गुणांक। तो इंडक्टिव लोड के लिए जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है आपका, पश्चगामी होता है। क्या होता है, पश्चगामी। तो जो पश्चगामी जब शक्ति गुणांक होता है कौन सा,
कि क्या बोलेंगे अपन, पक्षगामी शक्ति गुणांक, क्या, पक्षगामी शक्ति गुणांक वाले लोड के लिए, पक्षगामी शक्ति गुणांक वाले लोड के लिए वोल्टेज रेगुलेशंस, वोल्टेज रेगुलेशन का मान, वोल्टेज रेगुलेशंस का मान क्या होता है आपका, धनात्मक होता है। क्या होता है आपका, धनात्मक। तो पक्षगामी अगर कोई शक्ति गुणांक है तो वोल्टेज रेगुलेशंस का मान कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। लेकिन अग्रगामी, क्या, अग्रगामी शक्ति गुणांक, अग्रगामी शक्ति गुणांक यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर, क्या होगा आपका, लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन क्या, धनात्मक, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक व शून्य यानी कि 0 हो सकता है। तो अगर आपका लीडिंग पावर फैक्टर है, अग्रगामी शक्ति गुणांक है, तो अग्रगामी शक्ति गुणांक के अंदर जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन है वो तीनों प्रकार का हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन अपन क्या लिखेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर, किस पर, यूनिटी, यूनिटी पावर फैक्टर यानी कि इकाई शक्ति गुणांक, इकाई शक्ति गुणांक, इकाई शक्ति गुणांक पर जो वोल्टेज रेगुलेशंस होता है वो क्या होता है आपका, धनात्मक होता है। क्या होता है आपका, धनात्मक होता है। यहां से भी आपकी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए। अब आपसे यहां से ये 3 वाली लाइंस आपको याद रखनी है कि कौन सी कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वोल्टेज रेगुलेशंस का मान शून्य कौन से पावर फैक्टर पर होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशंस का मान शून्य केवल एक ही पावर फैक्टर पर होता है, वो कौन से, अग्रगामी शक्ति गुणांक। या लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशंस का मान कैसा होता है, तो लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशंस का मान क्या होता है, 0 होता है। आपसे पूछ सकता है कि नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का ऋणात्मक मान कौन से लोड पर होगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो ऋणात्मक मान होता है वो आपका अग्रगामी शक्ति गुणांक पर होता है। तो अग्रगामी शक्ति गुणांक एक ऐसा शक्ति गुणांक है जिस पर वोल्टेज रेगुलेशंस का मान केवल ऋणात्मक होता है, या वोल्टेज रेगुलेशंस का मान केवल धनात्मक वो 0 होता है। और जो आपका लैगिंग पावर फैक्टर है, उस लैगिंग पावर फैक्टर और जो यूनिटी पावर फैक्टर है, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशंस का मान क्या होता है आपका, धनात्मक होता है। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि वोल्टेज रेगुलेशंस का मान जितना कम होगा उतना हमारे लिए क्या होता है आपका, अच्छा होता है। वोल्टेज रेगुलेशंस का मान जितना कम उतना क्या, अच्छा। अर्थात नो लोड से फुल लोड की अवस्था में जो वोल्टेज के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो परिवर्तन क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। वो ट्रांसफार्मर क्या होता है आपका, अच्छा होता है जो नो लोड और फुल लोड पर वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या रहे, कम से कम रहे। उसके अंदर वोल्टेज के अंदर जो गिरावट हो रही है वो गिरावट क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। वो ट्रांसफार्मर हमारे लिए क्या रहता है आपका, अच्छा रहता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि वोल्टेज रेगुलेशंस, क्या, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम होगा, जितना कम होगा उतना क्या होता है आपका, उतना अच्छा रहता है। उतना क्या रहता है आपका, अच्छा रहता है। तो ये वाली लाइंस आप याद रखोगे कि कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन हमारे लिए अच्छा रहता है, कम मान का या ज्यादा मान का। तो जितना कम वोल्टेज रेगुलेशन उतना हमारे लिए क्या रहता है, अच्छा। यानी कि उतना नो लोड से फुल लोड में गिरावट का मान क्या होगा, उतना ही क्या होगा आपका, कम होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन समझ में आ गया। फॉर्मूले आप दोनों ध्यान रखोगे और ये आपको कंडीशंस याद रखनी है कि कौन सी कंडीशन या कौन से पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशंस का मान धनात्मक होता है, कौन से पे ऋणात्मक होता है और कौन से पर क्या होता है आपका, शून्य होता है। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन वाला टॉपिक था, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका ट्रांसफार्मर का समांतर संयोजन। कि एक ट्रांसफार्मर आपका पहले से लगा हुआ है
और उस ट्रांसफार्मर के समांतर क्रम में हम कोई दूसरा ट्रांसफार्मर जोड़ना चाहते हैं, तो अपन उस ट्रांसफार्मर को किस प्रकार से अपन जोड़ेंगे, तो उसके लिए हमको क्या क्या कंडीशंस क्या होने चाहिए, अप्लाई होने की, वो पता करना है। तो देखिए आपका ये कोई ट्रांसफार्मर है आपका यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ये क्या है आपका एक ट्रांसफार्मर है, चाहे आप इसको 3 फेज ट्रांसफार्मर बना सकते हो। तो ये एक 3 फेज का ट्रांसफार्मर है जिसमें 3 ही तो प्राइमरी वाइंडिंग है और 3 ही क्या है आपके सेकेंडरी वाइंडिंग है। इन प्राइमरी वाइंडिंग को मैंने जोड़ दिया स्टार के अंदर, इसका ये वाला सिरा इससे जोड़ दिया, इसका ये वाला सिरा इससे जोड़ दिया, इन सिरों को मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये वाला कनेक्शन कौन सा कनेक्शन हो गया आपका, स्टार कनेक्शन, क्योंकि इस वाली वाइंडिंग का द्वितीयक सिरा अगली वाली वाइंडिंग के द्वितीयक सिरे से उस वाइंडिंग का दूसरा सिरा अगली वाइंडिंग के दूसरे सिरे के साथ जोड़कर पहले सिरों को सप्लाई दे दी। तो ये वाइंडिंग अब किस में जुड़ गई है, आपके स्टार में जुड़ गई है। किस में जुड़ गई है, स्टार में। इस वाइंडिंग को मैं क्या कर देता हूं, इस वाइंडिंग को भी मैं स्टार के अंदर जोड़ देता हूं। इस वाइंडिंग का दूसरा सिरा इस वाइंडिंग के दूसरे सिरे से और इस वाइंडिंग का दूसरा सिरा इस वाइंडिंग के दूसरे सिरे से जोड़ दिया, और इन तीनों सिरों पर मैंने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। क्या लगा दिया, लोड। और इधर के तीनों सिरों से मैंने क्या दे दी, इसको सप्लाई। तो बताइए इस वाइंडिंग को मैंने सप्लाई के साथ जोड़ा है, तो ये ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी, तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी। इस वाइंडिंग को मैंने लोड के साथ जोड़ा है, तो ये ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी, तो ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। अब इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है वो किस में जुड़ी हुई है, तो स्टार के अंदर जुड़ी हुई है, और इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है वो भी किस में जुड़ी हुई है, आपका स्टार में। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसको मैं कौन सा ट्रांसफार्मर बोलूंगा, तो इसको मैं बोलूंगा स्टार स्टार ट्रांसफार्मर। क्या बोलूंगा इसको मैं, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर। स्टार स्टार ट्रांसफार्मर क्यों बोला, क्योंकि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग भी किस में जुड़ी हुई है, स्टार में, और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग भी किस में जुड़ी हुई है, स्टार में। तो इस ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलेंगे, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर। तो हमने पढ़ा था कि जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर 3 ही तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और 3 ही क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन इन तीनों वाइंडिंगों को आपस में स्टार और डेल्टा में जोड़कर अपन क्या करते हैं, 3-3 सिरे प्राप्त करते हैं। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में जुड़ी हुई है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी किसमें जुड़ी हुई है, स्टार में। चीजें समझ में। अब इसके समांतर क्रम में मेरे को दूसरा ट्रांसफार्मर जोड़ना है। क्यों जोड़ना पड़ा भाई, पहले का ये ट्रांसफार्मर मान लेते हैं आपका 500 केवीए का था। कितने केवीए का था ये, 500 केवीए का आपका ये क्या था, ट्रांसफार्मर था, और किसी कॉलोनी को सप्लाई क्या कर रहा था, दे रहा था। उस कंडीशन में उस कॉलोनी के अंदर मान लेते हैं 10 विद्युत के कनेक्शन थे। कितने कनेक्शन थे वहां पर, इससे 10 कनेक्शन जुड़े हुए थे। अब क्या हुआ, कॉलोनी के अंदर नए मकान और बन गए। मकान 10 की जगह कितना बन गए, अपन 15 मकान बन गए। तो अब क्या हुआ, 5 मकान को भी विद्युत की तो आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लोड का मान, इस ट्रांसफार्मर पर अब लोड का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब इस ट्रांसफार्मर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये 10 की जगह 15 कनेक्शन को सप्लाई दे सके। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि इस ट्रांसफार्मर को आप हटाओ 500 केवीए को, और उसकी जगह अपन ज्यादा केवीए का मतलब 1000 का या फिर जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार नया ट्रांसफार्मर हम लगाएं। अब नया ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे तो ये हमारा ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, और नया ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो उसकी लागत भी क्या होगी, ज्यादा, जिससे इस लाइन की या इन उपभोक्ताओं पर जो बाहर है लोड है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन है कि 500 से तो 10 की सप्लाई हो रही थी, तो हम क्या करें, एक छोटा ट्रांसफार्मर और लेके आए और उस छोटे ट्रांसफार्मर को इसके क्या लगा दे, समांतर क्रम में लगा दे। अब दोनों ट्रांसफार्मर जब समांतर क्रम में हो जाएगा तो दोनों ट्रांसफार्मर पर इन लोड का मान बढ़ जाएगा और ये 15 घरों को आसानी से विद्युत सप्लाई दे देंगे। अर्थात जब उपभोक्ताओं की डिमांड क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है, और वर्तमान में जो ट्रांसफार्मर वहां पर लगा हुआ है वो उनकी पूर्ति नहीं कर पाता, तो हमें ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो चीजें समझ में आई कि हमको ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ना पड़ा है। तो जब वो उपभोक्ता थे, जब यहाँ पर 10 उपभोक्ता थे, तब ये जो पहले का ट्रांसफार्मर है उनको आसानी से विद्युत सप्लाई कर रहा था। लेकिन अब उपभोक्ता बढ़ गए, उपभोक्ताओं के लोड का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये ट्रांसफार्मर इनके लोड को सहन नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, इसके समांतर क्रम में एक छोटा ट्रांसफार्मर और लार लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इन उपभोक्ताओं की लोड को क्या कर देगा, पूर्ति कर देगा। अब देखिए,
अगर मैंने इसके समांतर क्रम में एक दूसरा ट्रांसफार्मर और यहाँ पर लगा दिया तो इससे अपन को क्या फायदे हैं, इससे कुछ फायदे भी है। फायदे क्या है, अगर मैं मान लेता कि 500 की जगह एक ही ट्रांसफार्मर लगाता और वो ट्रांसफार्मर यदि खराब हो जाता तो बताओ उपभोक्ताओं की पूरी सप्लाई क्या हो जाती, बंद हो जाती। अगर कोई इमरजेंसी सुविधा होती, जैसे कोई मेडिकल सुविधा है या फिर कोई स्कूल कॉलेज है या फिर कोई जो भी भवन है जहां पर जो विद्युत है उसकी आवश्यकता क्या है, नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो सारा का सारा कार्य क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने दो ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में लगा रखे हैं और दोनों से उन उपभोक्ताओं को सप्लाई दे रही है, अगर गलती से एक ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है, हो जाए, एक ट्रांसफार्मर क्या हो जाए, खराब, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे ट्रांसफार्मर से जो अपने सबसे ज्यादा जरूरी कार्य है, पूरे उपभोक्ताओं को तो अपन दूसरा ट्रांसफार्मर सप्लाई नहीं दे सकता, लेकिन जो इमरजेंसी वाले साधन है जहां पर इस सप्लाई की इमरजेंसी आवश्यकता है, उन इमरजेंसी वाले बिल्डिंगों के अंदर इस दूसरे वाले ट्रांसफार्मर से अपन सप्लाई क्या रख सकते हैं, चालू रख सकते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने के हमको लाभ भी है। क्या लाभ है, एक तो क्या हो जाता है, ट्रांसफार्मर की विश्वसनीयता, सप्लाई की क्या हो जाती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है। एक ही ट्रांसफार्मर है, खराब हो गया तो सप्लाई पूरी तरह से क्या हो जाएगी, बंद। लेकिन अगर दो हैं, एक खराब हो गया तो कुछ समय के लिए जो जरूरी काम है उसको अपन इस ट्रांसफार्मर की सहायता से पूरे कर सकते हैं। तो उससे ट्रांसफार्मर के अंदर जो सप्लाई सिस्टम है उसकी क्या हो जाती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अर्थात एक खराब हो गया तो दूसरे से तो हमारा काम चले ही जाएगा। दूसरा, इसके जो मेंटेनेंस कार्य होते हैं, वो मेंटेनेंस कार्य के दौरान अपन को सप्लाई को पूरी तरह से बंद करना नहीं पड़ता। अगर इस ट्रांसफार्मर के अंदर कोई खराबी हो जाती है तो सप्लाई को इसके ऊपर शिफ्ट करके इस ट्रांसफार्मर को क्या कर सकते हैं, अपन रिपेयर कर सकते हैं। तो सप्लाई के अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन की समस्या समाप्त हो जाती है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है पूरी तरह से सप्लाई का कट जाना, लेकिन जब दो ट्रांसफार्मर होते हैं तो ब्रेकडाउन की समस्या क्या हो जाती है, आपके समाप्त हो जाती है। तो समांतर क्रम में संयोजित करने की, ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ने की आवश्यकता क्यों हुई, ये वाली चीजें आपकी क्लियर हुई। और समांतर क्रम में जोड़ने से हमको क्या लाभ हो रहा है, वो भी चीजें आपकी क्या हो जानी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। दो चीजें क्लियर है, ठीक है। इनको पहले नोट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर, एक समान ट्रांसफार्मर को दूसरे ट्रांसफार्मर के समांतर क्रम में जोड़ना है तो हमको किन किन कंडीशंस की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो पहले अपन लिख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर का समांतर संयोजन क्यों आवश्यकता होती है। तो क्या है अपना टॉपिक, तो हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का समांतर संयोजन। तो क्या लिखोगे, उपभोक्ताओं की डिमांड बढ़ने पर, उपभोक्ताओं की डिमांड बढ़ने पर जब वर्तमान ट्रांसफार्मर सप्लाई की पूर्ति नहीं कर पाता है तो उसके समांतर क्रम में एक नया ट्रांसफार्मर जोड़कर उपभोक्ताओं की पूर्ति की जाती है। उपभोक्ताओं की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। तो क्यों है, तो क्यों आवश्यकता पड़ी भाई, उपभोक्ताओं की डिमांड बढ़ गई और वर्तमान में जो ट्रांसफार्मर लगा रखा है वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे, उसके समांतर क्रम में एक ट्रांसफार्मर और जोड़कर उन उपभोक्ताओं की डिमांड को क्या करेंगे, पूरी करेंगे। इस कारण हमको ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ने की क्या हुई है, आवश्यकता। फिर क्या लिखोगे, समांतर संयोजन के लाभ। क्या लिखोगे, समांतर संयोजन के लाभ। समांतर संयोजन के पहला लाभ लिखोगे कि समांतर संयोजन से सप्लाई की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
अर्थात हमको ये विश्वास तो रहेगा कि एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो हम दूसरे ट्रांसफार्मर से सप्लाई तो दे सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ब्रेकडाउन की समस्या, सप्लाई के ब्रेकडाउन की समस्या, ब्रेकडाउन की समस्या क्या हो जाती है आपके, समाप्त हो जाती है। ब्रेकडाउन की समस्या क्या हो जाती है आपके, समाप्त। अर्थात पूरी तरह से सप्लाई बंद नहीं होगी, हमारे जो इमरजेंसी या जरूरी कार्य है उसको अपन दूसरे ट्रांसफार्मर से क्या कर सकते हैं, अपन चलाए रख सकते हैं। तो ये तो क्या हुआ, आपके ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ने की आवश्यकता क्यों हुई और जोड़ने के पश्चात हमको क्या क्या लाभ हो रहे हैं वो। अब क्या है, दो ट्रांसफार्मर को यदि हम समांतर क्रम में जोड़ना चाहते हैं तो क्या क्या शर्तें हैं, तो इन शर्तों को आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्या, दो ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए शर्तें। दो ट्रांसफार्मर उसको हम समांतर क्रम में संयोजित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किन किन शर्तों की पालना करनी पड़ेगी। पहली शर्त तो क्या है, ये जो दोनों ट्रांसफार्मर है इनका फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान। अर्थात इस ट्रांसफार्मर के समांतर क्रम में हम कोई जो दूसरा ट्रांसफार्मर लेके आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसके समांतर क्रम में क्या ला रहे हैं, कोई दूसरा ट्रांसफार्मर। ये कोई आपका दूसरा ट्रांसफार्मर है, ये वाला फेज यहां से निकल गया, ये वाला फेज यहां से, और ये वाला फेज इधर से निकलेगा, सॉरी इसका सेकेंडरी का सिरा जुड़ेगा, ये वाला। तो इसका ये वाला फेज आ रहा है, इसका वाला फेज वाई है और इसका फेज क्या है, बी। तो इसका जो फेज क्रम है, ये सेकंड ट्रांसफार्मर मान लेते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर है आपका, सेकंड वाला। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी। इन दोनों ट्रांसफार्मर को हम एक दूसरे के क्या चाहते हैं, समांतर क्रम में जोड़ना चाहते हैं। तो देखिए आर वाले फेज को हमेशा आर से जोड़ेंगे, वाई वाले फेज को हमेशा वाई से जोड़ेंगे, और बी वाले फेज को हमेशा किससे जोड़ेंगे, बी से। अर्थात दोनों ट्रांसफार्मर का फेज क्रम क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, फेज क्रम समान होना चाहिए। फिर दोनों ट्रांसफार्मर की ध्रुवता समान होनी चाहिए। ध्रुवता मतलब अगर इस वाले वाइंडिंग के अंदर इस सिरे से धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस वाले वाइंडिंग के अंदर भी इस सिरे से ही क्या होनी चाहिए, धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो दोनों ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता का मान समान होना चाहिए, और दोनों ट्रांसफार्मर का जो फेज क्रम है वो क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। तभी जाके ये दोनों ट्रांसफार्मर है वो किस में जुड़ पाएंगे, समांतर क्रम में जुड़ पाएंगे। नहीं तो अगर इसके आर वाले फेज को गलती से दूसरे ट्रांसफार्मर के वाई वाले फेज से जोड़ दिया तो वहां पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और दोनों के दोनों ट्रांसफार्मर है वो क्या हो जाएंगे, आपके जल सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो दोनों ट्रांसफार्मर का फेज क्रम समान होना चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर की जो ध्रुवता है, पोलैरिटी, इनके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स धारा प्रवाहित हो रही है उस ध्रुवता का मान भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तीसरा क्या है, इन ट्रांसफार्मर का जो प्रति इकाई इंपीडेंस है, इंपीडेंस का मान क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्रतिबाधा और प्रतिरोध है उसका अनुपात इस ट्रांसफार्मर के अंदर प्रतिबाधा और प्रतिरोध के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोनों ट्रांसफार्मर के अंदर प्रति इकाई इंपीडेंस का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तीसरा क्या, दोनों ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज का अनुपात है, आउटपुट वोल्टेज का अनुपात या नो लोड वोल्टेज का जो अनुपात है वो भी क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। तो दो ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ने की चार शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं, चार। अब वो शर्तें मैं आपको लिखवा देता हूं, आपको वो शर्तें याद रखनी है। पहला तो क्या शर्त है कि ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों ट्रांसफार्मर क्या, दोनों ट्रांसफार्मर का फेज क्रम, दोनों ट्रांसफार्मर का फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर का फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान। दूसरा क्या लिखोगे, दोनों ट्रांसफार्मर की ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी,
ध्रुवता क्या होनी चाहिए आपकी, ध्रुवता समान होनी चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर की ध्रुवता क्या होनी चाहिए आपके, समान होनी चाहिए। फेज क्रम समान होना चाहिए, ध्रुवता समान होनी चाहिए। तीसरा क्या लिखोगे, दोनों ट्रांसफार्मर में प्रति इकाई इंपीडेंस, इंपीडेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा, प्रति इकाई इंपीडेंस का मान क्या होना चाहिए आपका, समान होना चाहिए। या फिर क्या लिखोगे, एक कंडीशन और लिखनी है, दोनों ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज का अनुपात क्या होना चाहिए आपका, समान होना चाहिए। ये चार चीजें अगर दोनों ट्रांसफार्मर की समान है तो उन ट्रांसफार्मर को हम क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ने से पहले उनकी कुछ टेस्टिंग की जाती है। वो टेस्टिंग किसके आधार पर होती है, तो वो टेस्टिंग इन 4 पॉइंट के आधार पर की जाती है। एक तो उनका फेज क्रम पहले ज्ञात किया जाता है कि इस ट्रांसफार्मर है, इनका फेज क्रम कौन सा है। फिर उनकी पोलैरिटी का टेस्ट किया जाता है कि इन ट्रांसफार्मर की जो ध्रुवता है वो इस वाइंडिंग का कौन सा सिरा तो पहला है, कौन सा सिरा कौन सा है दूसरा है। तो फिर उस वाइंडिंग की क्या की जाती है, पोलैरिटी टेस्ट की जाती है। उस वाइंडिंग के इंपीडेंस यानी कि प्रतिबाधा का अनुपात देखा जाता है कि इसके अंदर इंपीडेंस का मान कितना है। फिर उस वाइंडिंग के, उस ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज का क्या किया जाता है, अनुपात भी चेक किया जाता है। जब ये चार शर्तें मैच कर जाती है तो हम उन दो ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर जो समांतर क्रम संयोजन वाला टॉपिक था वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास के अंदर हमने 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। पहला टॉपिक था हमारा नो लोड और फुल लोड पर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली, कि ट्रांसफार्मर आपका नो लोड और फुल लोड पर किस प्रकार से काम करता है। सेकंड नंबर पे हमने देखा वोल्टेज रेगुलेशंस क्या होता है और वोल्टेज रेगुलेशन के मान किस किस प्रकार के से पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तीसरा हमने देखा कि दो ट्रांसफार्मर को यदि हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले बात, हमको समांतर क्रम में जोड़ने की आवश्यकता क्यों हुई, फिर समांतर क्रम में जोड़ने से हमको क्या लाभ हुआ, और तीसरा समांतर क्रम में जोड़ने की जो शर्तें होती है वो क्या क्या है। तो वो सारी चीजें हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के अंदर जो कनेक्शंस है, आपका जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है, जैसे मैंने इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को किस में जोड़ा, स्टार में, सेकेंडरी वाइंडिंग को भी किस में जोड़ा, स्टार में। ऐसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग अलग संयोजन में जोड़कर हम अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो अगली क्लास के अंदर हम ट्रांसफार्मर के संयोजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो संयोजन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है और संयोजन करने पर इनके प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।